सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए हमारे प्राध्यापक साथी, पहले 2-3 बातें मैं कह दूँ। इस बात का श्रेय मैं लेना चाहूँगा कि सितांशु यशस चंद्र जी ने मजली मामी कविता को इतनी जगह दी भूमिका। सर गवाह हैं इस बात के। पहली बार जब मैं सर की उस कविता से गुज़रा था, तब कई दिनों तक मैं सर से बार-बार कहता रहा कि एक महत्वपूर्ण कविता है ये। और भी कविताएँ, लेकिन बार-बार कहता रहा और फिर कई सभागारों में मैंने कहा कि इसका पाठ करिए, एक जगह हुआ भी वो क्यों है सितांशु जी ने लिखा है, आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन कम से कम मैं चाहता हूँ कि इसका श्रेय तो मैं ले ही लूँ या आत्ममुग्धता की थोड़ा-सा स्वाद चख लूँ कि मैंने उस कविता को पहचान लिया था। एक बात तो ये है। कवि सदानंद साहिब पे बोलना मेरे लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ़ सदानंद साहिब जी पर घंटों बोल सकता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने को जानने का इतना मौका दिया है मुझे। तो उधर नहीं जाऊँगा मैं। इनकी कविता बनती कैसे है, कवि सदानंद साहिब की कविता बनती कैसे है, उनकी रचना प्रक्रिया, बहुत घिस चुका शब्द है रचना प्रक्रिया टाइप का कुछ, लेकिन वो बनती कैसे है, कविता कैसे बनती है, सर की कविता, कवि की कविता कैसे बनती है। तो उसका एक चीज़ तो मैं जो समझ पाया कि बहुत ही ताकत के साथ कवि सदानंद साहिब पहले ही घोषित कर देते हैं कि मैं कविता की दुनिया का कोई नागरिक नहीं हूँ। शुरुआत में देखने में लगता है कि ये किसी अहम में विनम्रता की बात है और ऐसे कि जो बड़ा ताकतवर आदमी जैसे विनम्र दिखाता है कि आइए हमारे गरीब खाने में, और वो 3 करोड़ का मकान बना रखा है। तो उस तरह की बात दिखाई देती है। लेकिन जब सारी कविताओं से गुज़रेंगे, मुझे ये भी सौभाग्य है कि मैं कवि सदानंद साहिब की अब तक लिखी सारी कविताओं से गुज़रा हूँ। सारी कविताएँ मैंने पढ़ी हैं। तो जब गुज़रेंगे तो पाएँगे वही एक टेक्निक है। एक लंबे समय तक काम आने वाली टेक्निक है जब वो कहते हैं कि मैं कविता की दुनिया का नागरिक नहीं हूँ। कविता में ही कहते हैं। इस टेक्निक से होता ये है कि कवि को कविता की दुनिया की नागरिकता के जितने दबाव हो सकते थे, उससे कवि मुक्त हो जाता है। और वो मुक्ति एक अल्हड़पन ले आता है। जैसे आप गाँव जवार में चले जाइए तो एक प्रबुद्ध चरवाहा है और वो कह रहा है, इधर आओ मैं बताता हूँ क्या हुआ है। उसपे कोई दबाव नहीं है, वो ज्ञानी होने का उसका कोई दम्भ नहीं है, लेकिन उसको पता है क्या हुआ है और उसको एक कोई भ्रम नहीं है कि वो कविता से कुछ बदल देगा या कुछ के, वो बस दर्ज कर लेना चाहता है। मुझे नहीं पता कि वो दूसरों के लिए करना चाहता है या अपने लिए, लेकिन वो दर्ज कर लेना चाहता है। कविता इसी तरह काम भी करती है, वो किसी के लिए नहीं होती है। शायद अभी शिवांगी बोल रही थी कि प्रश्न खड़ा करती, मैं नहीं मानता ऐसा कि कोई प्रश्न खड़ा करती है, कोई कविता कोई जवाब दे देती है, कुछ हो जाता है। कविता बस होती है, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप साँस लेते हैं, जैसे आप जीवन के तमाम काम करते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। नहीं होगा तो जैसे आप पैरासिटामॉल खाते हैं बुखार में या दर्द में, वैसे ही एक क्षण होता है जब आप कविता में होते हैं। वो ज़रूरी है, नहीं होंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं या जो कुछ हो सकता है। तो जब ये संग्रह तैयार हो रहा था, इसकी पांडुलिपि तैयार हो चुकी थी और इसके पहले 3 संग्रह पहले से मौजूद थे। उस समय मुझे एक काम करने का मौका मिला। मैंने प्रतिनिधि कविताओं का, सदानंद साहिब जी की प्रतिनिधि कविताओं का संचयन तैयार किया, जो अभी अप्रकाशित है। उस संचयन की भूमिका मैंने लिखी थी। दिन भर की थकान मुझे इधर-उधर भटका दे, इससे बेहतर है कि मैं इस प्रबुद्ध मंच के सामने और वो भूमिका पढ़ दूँ, इससे एक आइडिया मुझे मिल जाएगा कि मुझे क्या बदलना है, क्या उसे सुधार करनी है। इसका शीर्षक दिया था मैंने, सदानंद शाही जो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। कविता अंधेरे दिनों में भाषा की जंजीर पकड़कर गहरे कुएं में उतरने का काम करती है, जहां रोशनी के आदिम रहस्य छुपे हुए हैं।
कविता असमानता और अन्याय और शोषण के विरुद्ध तनी हुई वह मुट्ठी है जिसकी थरथराहट भाषा में महसूस की जा सकती है। कविता एक प्रेमी का साहस है जो आत्म विस्तार में जगत प्रेमी होता है और सुंदरता की शर्त पर तलवार की धार पर दौड़ सकता है, आग की दरिया में तैर सकता है। कविता विषयक मेरे ये विचार संदर्भहीन नहीं है। यहाँ मैं संवाद कर रहा हूँ 20वीं और 21वीं सदी की संधि पर प्रकाशित कवि सदानंद शाही की कविताओं से। कवि सदानंद शाही के अब तक कुल 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इस संकलन के लिए चयनित कविताएं असीम कुछ भी नहीं, सुख एक बासी चीज है और माटी पानी के अतिरिक्त उनकी एक कविता पांडुलिपि से ली गई है। इस तरह इन 3 प्रकाशित और एक अप्रकाशित कविता संग्रहों से गुजरते हुए हमें कवि के अंतःकरण के विस्तृत भूगोल का अनुमान होता है। इतिहास से रोशनी लेकर भविष्य में झांक सकने की कवि दृष्टि से पहचान होती है। हम पाते हैं कि वहाँ एक शांत, स्थिर और प्रदीर्घ सभ्यता विश्लेषक के लिए सदैव तत्पर कवितावाचक की मौजूदगी है। मुमकिन है कि वह भीषण आवाजों के बीच शांति और सभ्यतागत अभूतपूर्व उलट-पुलट के बीच स्थिरता कवि के संयमित और विवेकवान जीवना अनुभवों की उपलब्धि हो। किंतु इससे सिर्फ उम्र के बिना पर देखना भारतीय सामाजिक पारिस्थितिकी में प्रिविलेज्ड व्यक्ति के भीतर मौजूद उस कवि की अवहेलना होगी जिसने ऐश्वर्य के विरुद्ध प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा का आत्मसंघर्ष किया है। हिंदी कविता की विकास यात्रा को दशकों में बांटकर देखने की सहूलियत मेरे लिए हमेशा से मुश्किल काम रहा है, जबकि हिंदी अध्येताओं और विचारकों ने यह काम धड़ल्ले से किया है। सच तो यह है कि साहित्य की दुनिया कैलेंडर बदलने से नहीं बदलती। साहित्यिक परिवर्तन प्राथमिक रूप से सामाजिक संरचनाओं और सभ्यतागत परिवर्तनों से निर्धारित होती है। ऐसी स्थिति में हिंदी कविता को दशकों में बांटकर देखना एक तरह का सुविधाजनक काम है, जिससे ऐसा करने वाला बदलती हुई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों, शक्ति संरचनाओं और जीवन मूल्यों के कारणगत विश्लेषण से छूट पा लेता है। दशकों से कविता की विकास यात्रा को निर्धारित करने की समस्या ये है दशकों में कविता की विकास यात्रा को निर्धारित करने की समस्या ये है कि वहाँ परिवेश और तंत्र गौड़ हो जाता है, जिससे कवि की निर्मिति होती है। दशक के लिहाज से कवि सदानंद शाही 20वीं सदी के आखिरी दशक में आए कवि माने जाएंगे, जहाँ कविता की पुश्तैनी संपत्ति के रूप में उनके पास मुक्तिबोध हैं, रघुवीर सहाय हैं, उत्तरवर्ती नागार्जुन हैं, केदारनाथ सिंह हैं। इसके बावजूद सदानंद शाही का कवि अपनी बदलती हुई सामाजिकता और राजनीतिक परिवेश से सर्वाधिक प्रभावित होता है, जो अंततः स्वाभाविक है। यह वह समय है जब भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के कंधे पर चढ़कर आता हुआ पूंजीवाद साकार हो रहा है, जो मनुष्य की भीतरी दुनिया को विघटित करने वाला है या कर चुका है। एक बहुत पुरानी मस्जिद गिराई जा चुकी है, जिससे अपवित्र, अलोकतांत्रिक और सांप्रदायिक बहुसंख्यकवाद की राजनीति का रथ दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। यह वह दौर है जब सदानंद शाही का कवि व्यक्तित्व आकार ले रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, सदानंद शाही के पास इतिहास से रोशनी लेकर भविष्य में झांक सकने की कवि दृष्टि है, जो उनकी पहले कविता संग्रह की कविता तानाशाह के बहाने यह काम करती है। कविता है, मैंने प्यार और चांदनी के बारे में लिखा, वह खुश हो गया, और जब मैंने मुक्ति के बारे में लिखा, वह चीख उठा। मुझे पहना दी गई हथकड़ियां, डाल दी गई बेड़ियां, जाने क्यों इस छोटे से शब्द से वह इतना घबरा गया। भूमंडलीकरण ने विश्वग्राम का जो सब्जबाग पूरी दुनिया को दिखाया, उस दुष्चक्र में लगभग पूरा विश्व इतनी तेजी से फंसता चला गया कि यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि वैश्वीकरण प्रथमता और अंततः सांस्कृतिक पहचानों पर काबिज हुआ संकट है। यह जगत वैविध्य को नष्ट कर देने की योजना है, यह शक्ति को केंद्रित करने की योजना है। किंतु दुर्भाग्य से वैश्वीकरण हुआ और जल्द ही उसके परिणाम भी सामने आने लगे। उन परिणामों का प्रभाव हिंदी कविता पर भी पड़ा। सामुदायिकता, निःसृत सभी मूल्य तेजी से विघटित हुए और समाज में
तीव्रता से पसर रही क्रूरता को हिंदी कविता ने लक्षित कर लिया। इसी के समानांतर समाज में ऐसे भौतिक परिवर्तन हुए जिसका सीधा प्रभाव भारतीय समाज के पेशागत जातियों और समूहों पर पड़ा। प्रभाव भी ऐसे कि जीवन यापन के साधन लगभग छिन गए। इन बदलती हुई परिस्थितियों पर कवि सदानंद शाही बारीक नजर रखते हैं और पूरी सतर्कता से उसे कविता में ले आते हैं। हुनरमंद लोग शीर्षक से की कविता उनके दूसरे संग्रह सुख एक बासी चीज है में संकलित है। कविता 6 छोटे खंडों में है। दुनिया, जुलाहे, नाविक, गरड़िया, कुम्हार और गाड़ीवान। इन 6 पेशों के बहाने सदानंद शाही ने उन दुर्घटनाग्रस्त पहचानों और पेशों की तरफ इशारा किया है जिन्हें वैश्वीकरण की नीतियों ने नष्ट किया। निजीकरण ने सार्वजनिक जमीनों को लगभग खत्म कर दिया और वैश्वीकरण ने लोगों के हाथों में कुल्हड़ की जगह प्लास्टिक की चाय पकड़ा दी। नतीजन नतीजन कुम्हार, मिट्टी बची नहीं, चाक टूट गया, बच गया डंडा, कहाँ दे मारे। या फिर दुनिया, रुई धुनने के अलावा उसे आता नहीं था कुछ, रुई थी ही नहीं, अब क्या धुने अपना सिर। मैं इसका कई हिस्सा छोड़ रहा हूँ, ये एक लंबा हो जाएगा। मैं आखिरी में कुछ बात अपने तरफ से कह दे रहा हूँ। एक तो जब सदानंद शाही जी प्रेम कविताएं लिख रहे होते हैं तो मुझे कुछ है जो जिसकी कमी महसूस होती है। अब आप कह सकते हैं कवि का सहारा लेकर कि जो नहीं है उसका क्या गम। लेकिन मुझे ये कमी महसूस होती रही लगातार और इस संग्रह में भी मैंने देखा। वो अपने अंतर जगत में बहुत स्पेस नहीं देते। बहुत स्पेस देने का मतलब कविता के भीतर वो एक अंदर तक प्रवेश तो देते हैं, लेकिन एक जो गीली संवेदना है, जो उनकी बहुत निजी है, जहाँ पर कवि को आप सबसे अधिक पकड़ सकते हैं, वो है कविता में। उसके संदर्भ आपको मिल जाएँगे। लेकिन भाषा के बहाने जो भाषा की किवाड़ खुलती है जो, वहाँ पर वो बहुत आने नहीं देते। संग तराश कविता हो या फिर मछली मामी हो या फिर और कुछ लंबी कविताओं का ज़िक्र किया जा सकता है। लंबी कविताओं में जहाँ वो एक किस्सा गो की टेक्निक से काम लेते हैं, एक किस्सा गोई की टेक्निक काम लेती है, वो उसका प्रभाव ये है कि वो किस्सा आपके साथ रह जाएगा। जैसे मछली मामी या संतराश एक ऐसी कविता है जिसको आप अगर एक बार पढ़ लें तो हो सकता है कि आप शब्द भूल जाएं, लेकिन आप घटना नहीं भूलेंगे। उनकी ये टेक्निक उनकी सभी लंबी कविताओं में है। इसके बरक्स जो छोटी कविताएं हैं जिसका जिक्र अभी शिवांगी ने किया, वहाँ विट से काम लेते हैं। व्यंग्य मुद्रा शाही जी की कविताओं की एक प्रमुख मुद्रा है और वो व्यंग्य बहुत विडंबनापूर्ण भी है। आपको सुनकर हो सकता है थोड़ा मजा आ जाए, लेकिन थोड़ा ठहर कर आप देखेंगे तो हमारी सभ्यता की जो विफलताएं हैं, हमारे होने की जो विफलताएं हैं, हमारी राजनीति की, हमारे समय समाज की, वो सब उसके दायरे में है। तो एक तरफ जहाँ वो जो सामाजिक परिवेश है, यानी अगर कवि का हृदय में दो घर हैं, तो एक वो इलाका है जहाँ पर समाज व्यवस्था काम कर रही होती कविता के भीतर, वो समाज का इलाका है, वो समय का, इतिहास का और सभ्यता का इलाका है। वहाँ पर आपको खूब पसरने का मौका मिलेगा, खूब जगह मिलेगी। लेकिन जहाँ बहुत गहरे गीली संवेदना है, जहाँ जाकर कोई कवि कहता है आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, वह जो गीली जमीन है, वो जो घर का सबसे भीतरी आंगन है, जहाँ जाकर मनुष्य कोई रोता है, जहाँ अपने आंसू छुपाए जाते हैं, तो कई बार लगता है या किसी तरह का भय है जिसे वो किवाड़ नहीं खुलता हुआ से दिखाई देता है। कवि सदानंद शाही की कविताएं आप पाएंगे तो वो किवाड़ है, आपको दिखेगी, कविता में किवाड़ दिख जाएगी, लेकिन वो किवाड़ खुलती नहीं है। तो वही चीज है जो कवि से अगर
आप थोड़ी दूरी अगर बनाएँगे तो वही एक चीज़ है जो, तो ये मेरा आग्रह, जब मैं कह रहा हूँ तो ये मेरा आग्रह है कि आने वाले कविताओं में, आने वाले संग्रह में उस किवाड़ को भी खोला जाए। वहाँ भी हमें प्रवेश की अनुमति मिले और हम जान पाएँ कि वह व्यक्ति जो जुलाहों के बारे में, जो बुनकरों के बारे में, जो गठरियों के बारे में इतना चिंतित है, उसका अपना मन कैसा है? वह कहाँ से कहाँ-कहाँ से चोट खाया हुआ है? वह कहाँ-कहाँ से खंडित हुआ है? कहाँ जमी हुई है आँसुओं की वो काई? हमें उस उसमें उसमें हम पाठकों को प्रवेश मिले, एक बात तो ये। दूसरा एक और आग्रह मैं करूँगा, गो कि इसे किसी और अन्यथा उसमें ना लिया जाए। कम से कम 3 कविताओं में मुझे याद आ रहा है, कवि ने बनिया शब्द का इस्तेमाल किया। अ, भारतीय कविता के महत्वपूर्ण कवि ने भी बनिया शब्द का नकारात्मक इस्तेमाल किया है, पाश ने। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ सदानंद साई जी से, पास होते तो मैं उनसे भी यही कहता कि हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं उस प्रवृत्ति के लिए, हमें उस तरफ जाना चाहिए। अंततः किसी भी जाति अस्मिता, किसी भी समूह अस्मिता की संज्ञा को कविता के भीतर किसी नकारात्मक छवि में ले आना एक तरह का सांस्कृतिक एक तरह की सांस्कृतिक भूल होगी। आज नहीं होगा, आज हो सकता है कवि सदानंद साई के बहुत सारे छात्र हैं, उनके बहुत सारे मित्र हैं, उनके सामने ये बात ना कहें। उनसे उनसे ये बात कहने की हिम्मत ना उठा पाएँ। लेकिन कवि तो अपने सिर्फ़ अपने समय में है नहीं, वो समय के पार जाएगा और जब पार जाएगा तब उसका मूल्यांकन होगा। तब कोई आएगा, अभी बहुत से लोग आएँगे, मुझे पोर्चिए को कविता नहीं याद आ रही जहाँ पे वो कहते हैं कि आदमखोरों ज़रा हटो, जगो, मुझे भी जगह दो, मैं बहुत देर से आया हूँ। तो अभी सभ्यता में बहुत सारे लोग आएँगे, बहुत सारे बनिया आएँगे और वो पूछेंगे कि आपने मुझे यहाँ पर नकारात्मक छवि में क्यों डाल दिया? तो ये मेरा आग्रह है और अभी ये लोक इस किताब के लोकार्पण की शुरुआत भर है। मैं आने वाले कार्यक्रम के लिए बेहतर तैयारी करके आऊँगा, बोलूँगा और कवि को